नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक पर द बिज इन्फ्लुएंसर्स। आज हमारे बीच एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं जो सीए, सीएफए, सीएफपी और एलएलबी हैं। वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अपने इंफॉर्मेटिव वीडियो से लोगों को इसके बारे में एजुकेट भी करते हैं। आज हमारे बीच है अनंत लड्डा जी। जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, साथ ही बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस, आईपीओ, स्टॉक मार्केट को लेकर भी। बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम सुपर एक्साइटेड कि कुछ मजेदार बात होने वाली है। अनंत जी, सबसे पहले तो हमारे मन में ये एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि आपने 35 लाख की जो आपको नौकरी मिली हुई थी उसे आपने छोड़ दिया। आपको लगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने समय को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं। क्या आपके दिमाग में चल रहा था और क्या आपको लगता है कि वो आपका जो डिसीजन था वो सही रहा? मैम, डिसीजन सही था बिकॉज हम फ्यूचर में आके जब हो चुकी है सारी चीजें फिर बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहूंगा जस्ट बिकॉज मैंने कुछ किया आप भी वो करो, जरूरी नहीं है। सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। जी। आज ये थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा सा ठीक हो गया, तो एक ये कह सकते हो कि एक इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन की स्टोरी बन गई। पर बाई चांस अगर नहीं हो पाता तो एक सेटबैक भी हो सकता था। जी। आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क, चाहे वो मार्केट हो चाहे आपकी लाइफ हो, लेना चाहिए। मुझे पता है सिर्फ सोचने से सपनों का जहां नहीं मिलता है, चलना भी जरूरी होता है। पर चलने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे राह पे नहीं चले जाओ कि आपकी आने वाली 5-7 साल, 8 साल या फिर पीछे चले जाओ आप, जी। स्पेशली अगर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो। मेरे पास सिर्फ माइंडसेट यही चल रहा था कि जब ऑलरेडी एक बैकिंग है, एक जी। बेसिक चीज तक हम पहुंच चुके हैं, तो व्हाई नॉट टेक सम रिस्क, कुछ और करते हैं, कुछ आगे करते हैं। सिर्फ इस माइंडसेट से कुछ नया करने की कोशिश करी थी। सच बोलूं तो मेरे पास एक फैमिली बिजनेस ऑलरेडी था। ओके। तो मेरे पास एक बैकिंग थी जिसको मुझे एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना था। ये थी कहानी। जी। आप बहुत ही सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स जो भी टर्म्स है या जो कॉन्सेप्ट है उसको बताते हैं। आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हमने देखा है कि आप काफ़ी अच्छे से वो चीज़ों को समझा पाते हैं। हमारे व्यूअर्स यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, अगर वो अपने फिनेंशियल जर्नी, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरह की किस तरह से करनी चाहिए और सबसे पहला स्टेप या उनके दिमाग में क्या आना चाहिए? मैम, सबसे पहला स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे बड़ी नींव रख देता है आपके लिए। चाहे लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो। जी। बहुत रातों की मेहनत के बाद वो रात आती है जिसमें लोग कहते हैं कि आप रातों रात अमीर हो गए या सक्सेसफुल हो गए। जी। तो यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करते ही 2-4 साल में या 1-2 साल में या 6 महीने में आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो शायद आपका इनिशियल माइंडसेट गलत है। जी। इफ मनी इज द ओनली मोटिवेशन फॉर विच यू आर डूइंग समथिंग, आप सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पहला रूल यही है, वक्त को वक्त देना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड से, इंडेक्स फंड से, और धीरे धीरे मार्केट को स्टडी करना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है। जी। क्या आपको मार्केट की आगे की चीजें समझ आ रही है। एक बार आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में कंफर्टेबल हो जाए, जितने भी आपके गोल्स है उसे म्यूचुअल फंड से मैप कर दे, फिर आप स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं। जी। अब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं सीधा ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ता है हमें। स्टार्टिंग होगी आपकी, आप स्टॉक्स को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, मे बी पोजिशनल इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब कि रफली 2 महीने से लेकर 6 महीने का आपका टाइम होराइजन रहेगा, आप स्टॉक पिकिंग करेंगे। जी। सेकंड, अगर आपको उसमें एक्सपर्टीज हो जाती है, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे समझ आ गया है, फिर आप स्विंग में जा सकते हैं। 3 days to 21 days आपका टाइम होराइजन, और आप ट्रेडिंग वहां पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। जी। ये समझ आ गया, फिर आप इंट्राडे पे जाएंगे, जहां पे आपने आज ही लिया आज ही बेचा। इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सूट कर रहा है। जो आपको सूट कर रहा है आप वो करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। जी। और उसके बाद आएगी ऑप्शंस की ट्रेडिंग, जो यूजुअली हम कई बार फर्स्ट स्टेप रख देते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जी, यहाँ आपने शुरुआत में ये बात कही कि हमारा मोटिवेशन, हमारा एम पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। तो हमारा एम एक्चुअली जब हम इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं तो होना क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए आपने अपने गोल रखा है पैसों से रिलेटेड, दैट इज ओके। पर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो आप, आपको लग रहा है कि आप ट्रेड करके पैसे कमा लोगे और जस्ट आपको 1 साल में रातों रात अमीर होना है, या 1 साल में आपको चाहिए कि करोड़पति बनना है, तो यहाँ पे आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़ हट जाएगा, आप सिर्फ पति रह जाओगे। जी। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ट्रेडिंग इज ऑल्सो लाइक बिजनेस या प्रोफेशन। जब मैंने सीए किया तो मुझे 4 साल लगे वहां पे। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई अच्छे आईटी से पढ़ता है, 4 साल लगते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, शायद 10 साल भी देने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में हम ये समझते हैं कि हमें 1 साल में सब कुछ आ जाएगा या 6 महीने में सब कुछ आ जाएगा। गलत बात। इसको आप एज अ प्रोफेशन लीजिए।
प्रोफेशन जब आप लेते हैं किसी चीज को, बिजनेस लेते हैं, तो वहां पे लॉसेस भी आप लेना सीखते हो। लॉसेस लेना सीखते हो तो आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, तो आप लॉस लेते वक्त बहुत ज्यादा मेंटली बैक स्टेप हो जाओगे और आप जी। शायद वो लॉस नहीं ले पाओगे और आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जी, अभी आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जो बताया किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपने बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए। उन्हें भी हम धीरे-धीरे एक-एक करके थोड़ा-मोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इनिशियल उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी चाइल्डहुड डेज़ कैसे थे? और जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में लोग बिज़नेस से जुड़े हुए थे, तो किस तरह का माहौल आपको मिला कि आपको लगा कि पैसे को आप किस तरीके से आइडियलाइज़ करते थे या उसको किस तरीके से आपने देखना शुरू किया? मेरा पैसों के साथ रिलेशन बहुत ही स्पेशल था बिकॉज मेरी फैमिली में एक अच्छी तरीके से मुझ पर कंट्रोल रखा गया था एज अ किड कि ये बिगड़ नहीं जाए। कभी भी हमें फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं मिला। टिपिकल आप जी। मिडिल क्लास कह सकते हो कि उस तरीके से हम रहते थे। पैसा कितना है वो एक अलग बात है, पर क्या बच्चे को वो पैसे की अहमियत पता है? इवन अगर वो 50 रुपए भी खर्च कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, उसको वो दर्द फील होना चाहिए। वो मुझे स्टार्टिंग से सिखाया गया था। तो आई थिंक मेरे फैमिली को इसमें क्रेडिट जाता है। स्टॉक मार्केट जैसे हमारे घर में कार्टून नेटवर्क चलता था, यूजुअली हमारे घर में पर्सनली चलता था सीएनबीसी, बिकॉज स्टॉक मार्केट की बातें होती थी। अरे! दादाजी स्टॉक मार्केट में थे, पापा ने ज्वाइन किया, तो वो बचपन से देखा था न्यूज़ वगैरह, तो उस बैकग्राउंड ने मुझे हेल्प करी। डेमो ट्रेडिंग, बाकी लोगों के लिए हम डेमो ट्रांजेक्शंस पंच कर देते 8th में, 9th में, 10th में। मतलब आप सोचिएगा 10वीं क्लास का बच्चा है, वो करोड़ों के ट्रांजेक्शन एक दिन में डाल देता है। तो वो फियर माइंड से हट गया था। ऑब्वियसली मेरे ट्रांजेक्शन नहीं थे, मैं क्लाइंट्स के लिए, लोगों के लिए डालता था, पर उससे एक मेंटल ब्लॉक ठीक हुआ था। स्कूल में 12th में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारी क्लास टीचर को बड़ा इंटरेस्ट था स्टॉक मार्केट में, तो वो स्टॉक मार्केट डिस्कस करती थी डेली आधी घंटा। तो वहां पे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ के जाता था ताकि मैं अपने ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस कर सकूं कि देखो मुझे इतना सब कुछ पता है स्टॉक मार्केट के बारे में। और वहां पे मैंने शायद 15 बुक्स पढ़ ली थी स्टॉक मार्केट की 12th क्लास में, ओके। जस्ट टू इम्प्रेस एवरीवन। कोई कारण नहीं था, मैं कोई पढ़ना नहीं चाहता था, जस्ट टू इम्प्रेस एवरीवन कि सी आई नो सो मच। अच्छा। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट होती गई। जी, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपके घर में भी वैसा माहौल था। आपके टीचर्स भी लकीली हालाँकि बहुत ये कॉमन नहीं है कि टीचर्स स्टॉक मार्केट के बारे में आके क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बिलो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ। और आप बता रहे हैं ये यहाँ से आपके में इंटरेस्ट खुद से डेवलप हुआ। इसको आप कितना वैल्यूएबल और कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या जो फैमिली सिस्टम है उसमें? क्योंकि आपके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट था, बट ये बहुत, मुझे नहीं लगता है कि दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। तो वैसे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? कहाँ पर हमें शुरुआत करनी चाहिए बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या पैसों से जुड़े उनके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? जितना जल्दी शुरुआत हो जाए उतना अच्छा है। कई बार हम हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ब्लेम डालते हैं, बट सच बताए तो कहीं ना कहीं जाके वो एजुकेशन सिस्टम के पिलर्स तो हम ही हैं। जी, हम जी। लोगों ने ही कहीं ना कहीं बनाया है उसको। अगर हम सब चाहते हैं तो हम खुद भी अपने घर पे भी सिखा सकते हैं बेसिक फाइनेंस। जी। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपने खुद को इंप्रूव करना है। ऑफ लेटली आई थिंक यहाँ पे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आफ्टर कोविड आ चुका है। हम भी जब हमारे व्यूअर्स देखते हैं, आई थिंक मेरे पास एक मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी है जो 23 से ऊपर है, पर अब धीरे धीरे 19 से 23 वाली ऑडियंस भी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, हमारी फैमिली का पार्ट बन रही है। जी। मतलब बाय डिफॉल्ट बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हम सिखाएं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। कल हम लोग मैकडी में थे, सारे दोस्त लोग हम लोग साथ ही थे, सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स ही थे। देयर वाज अ वेरी यंग किड जो हमारे पास आया था, वो शायद 17-18 साल का होगा, एंड ही वाज टेलिंग मी कि वो किस तरीके से हम सभी को फॉलो करता है या हम सभी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और वो अपने पापा को बता रहा है कि भैया आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। तो आई थिंक चेंज धीरे धीरे हो रहा है। हमारा सिर्फ इतना रोल होता है कि बेसिक फाइनेंशियल टर्म से एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होती है, इनकम क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम घर में सिखा सकते हैं। जी। और एक बार बेसिक सिखा दिया ना, पैसा एक ऐसी चीज है जितना जल्दी सीखते हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट आता जाता है। जी, जी। आ जाएगा बच्चों को। जी, और बिल्कुल आनंद जी, आप जैसे और भी बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। क्योंकि आपको देखते हैं जब यूट्यूब पे, डेफिनेटली वो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आपके कंटेंट हम कंज्यूम कर पाते हैं और आप लोग बहुत इजी और कन्वीनियंट लैंग्वेज में, जो रिलेटेबल लैंग्वेज है उसमें बताते हैं लोगों को। मैम तो सिर्फ हम नहीं, आप भी देखिए ना कितना अच्छा इनिशिएटिव लाया है। आपका ये जो चैनल है, इसमें सिर्फ फाइनेंस की बात हो जरूरी नहीं है, बट आपने एक स्पेशली सीरीज निकाली है फाइनेंस के ऊपर। सो आई जी। थिंक सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड बिग थैंक्स टू यू टू।
जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी यही कोशिश है कि हम आप लोगों की जर्नी से वैसे यंगस्टर्स को, वैसे लोगों को इंस्पायर कर सकें। क्योंकि जब जैसा आप बता भी रहे हैं कि आप गए थे, तो 17 साल की उम्र के बच्चे हैं वो आगे-आगे इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो जब देखते हैं कि उनके जो आइडल हैं, वो भी यंग हैं, उन्होंने इतने कम उम्र में इतने अचीवमेंट्स को हासिल किया है, तो उनके लिए वो एक मोटिवेशन की तरह बन जाता है। यहाँ हम बात करना चाहेंगे आप जो ट्रेडिंग के बारे में बता रहे थे, आपने बहुत सारी कैटेगरीज़ बताई। हमारे लिए जो इनिशियली बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसे समझना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप थोड़ा-सा ट्रेडिंग के बेसिक्स हमें बता सकें और ये बता सकें कि इसके इन डेप्थ नॉलेज को अगर जानना हो, तो हम कहाँ से उसे ले सकते हैं? मैम सोर्सेस ऑफ नॉलेज तो आज के दिन भरपूर है। यूट्यूब से लेके बुक्स से लेके आप खुद चाहे तो कुछ ना कुछ खुद करके भी देख सकते हैं। देखिए जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं कूदेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि भाई स्विमिंग कैसे करते हैं, चाहे मैं कितना भी आपको थ्योरेटिकली सिखा दूं। जी, तो थोड़ा बहुत खुद भी सीख सकते हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपको कोई भी एक चीज से स्टार्ट करना है। हम स्टार्टिंग में ही सब कुछ नहीं कर सकते, एक चीज को उठाना है। अगर आप एकदम बिगनर है तो स्विंग ट्रेडिंग को आप उठा सकते हो, जो एक जी। सिंपल वे होता है। रफली 3 डेज से लेके 21 डेज का आपकी पोजीशन साइज होती है। ये आई थिंक इवन अगर कोई नया नया ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है उसको बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई सपोज जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम अपने टाइम को ट्रेड करते हैं। जी, बिल्कुल। अगर हम स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो शायद हमारा बिजनेस या फिर प्रोफेशन भी इंपैक्ट कर सकता है। दोनों के बीच का एक संतुलन मेंटेन करते हुए ऑप्शन आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी, इवेंचुअली एक बार मैं जरूर कहूंगा कि हर एक हमारे व्यूअर को, हर एक जने को जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, सारी स्टाइल को टेस्ट करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या सूट करता है। जी, स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग वर्क्स। हर तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए क्या बेटर है। मेरे लिए हो सकता है कुछ और बेटर हो, आपके लिए कुछ और बेटर हो। बस उसी चीज को हमें ढूंढना है। और कई बार हम वेट करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तब हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्ट जी। करना स्टार्ट करेंगे। छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। आपके जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी हुई तो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत मजा आने वाला है। जी। आप बता रहे हैं कि छोटे सम से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, तो मिनिमम कितना पैसा अगर हमारे पास हो तो हम ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब प्लान कर सकते हैं कि हम ट्रेड कर पाएंगे? पहले एक बार इन्वेस्टमेंट को कवर कर ले एक एग्जांपल से। जी, जी, बिल्कुल। जैसे सपोज हम 5,000 रुपए बचाना स्टार्ट करते हैं और अभी हमारी एज 25 साल की और हम 25 साल में 5,000 रुपए बचाना स्टार्ट करते हैं। जी, 60 तक की एज में अगर हम 12-13% का एक एवरेज रिटर्न ले तो हमारा कॉर्पस पहुंच जाता है 4 करोड़ के ऊपर का। अब हमने सोचा कि यार 10 साल मजे करते हैं, थोड़ा सा एक बड़ा कॉर्पस हो जाए, फिर इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, 25 की जगह सिर्फ आपने 35 साल से स्टार्ट किया तो आपका कॉर्पस रह जाएगा 1 करोड़ का। 10 साल में आपने बचाया या कितना कम इन्वेस्ट किया, मैं कह रहा हूं कि पर मंथ 5,000 रुपए, 5,000। साल का हो गया 60,000 रुपए, 10 साल का हो गया 6 लाख रुपए। जी, वो 6 लाख रुपए आपने कम इन्वेस्ट किया जस्ट बिकॉज आपने टाइम 10 साल का ज्यादा ले लिया, आपकी कॉस्टिंग 3 करोड़ की हो चुकी है। जी, अब आपने सोचा कि 35 में भी नहीं, हम तो 45 में स्टार्ट करेंगे सर, थोड़ा और मजे कर ले, थोड़ा सा बच्चे भी हो जाए, बड़े हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो आपकी वही कॉर्पस की वैल्यू रफली रह जाएगी 25 से 27 लाख के बीच में। मतलब 5,000 रुपए से भी अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक बड़े कॉर्पस तक पहुंच सकते हो। जी। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि 4 करोड़ का कॉर्पस हम 40 साल बाद क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने 5,000 ही मांगे आपसे, आप ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, आपको 40 करोड़ का कॉर्पस भी मिलेगा। जी, आप 5,000 की जगह 50,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करो, आपको 40 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा। एंड हैविंग 4 करोड़ इज बेटर देन हैविंग नथिंग। बिल्कुल। तो इन्वेस्ट तो कर लो, चाहे छोटे से स्टार्ट करो। ट्रेड में बात करें तो आई थिंक ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग आप 5,000 से कर सकते हैं, ट्रेडिंग में एटलीस्ट 1 to 2 लाख आपको देखना चाहिए, तभी वो आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। अगर आपको दिन का 50 रुपए का प्रॉफिट या 50 रुपए का लॉस होगा तो शायद वो इररिलेवेंट हो जाएगा। जी, तो पहले हम कैपिटल को बिल्ड कर सकते हैं। 1 to 2 लाख इज द बेस अमाउंट। ऑप्शंस की ट्रेडिंग करनी है तो 15 लाख इज द बेस अमाउंट। जी, 15 लाख से नीचे है तो ऑप्शंस को आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे, आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी ट्रेडिंग में। जी। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दीपावली आने वाली है और उसके बाद लोगों के परिवार में शादियां होने वाली हैं। इस दौरान आपको क्या लगता है, अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो किन तरह के स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट करने से शायद उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा? दिवाली पे जब हम खड़े हैं, आज के दिन जब हम दिवाली की बात कर रहे हैं, अगर हमारा कोई एक ऐसा गोल है जिसके लिए आपको 2 साल में पैसा चाहिए, तो ये समय अभी है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने का। जी, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा ओपिनियन, बट जिस लेवल पे मार्केट में है, अगर आपको 1 से 2 साल में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए, वो आपका डेट मार्केट में और एफडीज में सेफली पार्क्ड होना चाहिए। पर अगर आपका पैसा 4, 5, 6 साल से ऊपर का है, कुछ सेक्टर्स जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं वो आते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के सेक्टर्स, जी, डेवलपमेंट के सेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल
अगर रोड बनेगी तो क्या कहाँ रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब सेक्टर्स मुझे पसंद आते हैं। जी मैं कह रहा हूं आप पीएम मोदी जी को मत सुनो, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या अपने भाषण में कह रहे हैं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए रेलेवेंट ये है कि उन्होंने अपनी नीति आयोग की रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में रफली 25 या 27 पेज नंबर पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है इंडिया का इंफ्रा का बजट। जी अगर हम जस्ट समझते, देखिए होता क्या, जब हम इंडिया की बात करते हैं हमें लगता है कि इतना सा तो बजट है, क्या ही हो जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं उसको यूएस के बजट से। पिछले 5 साल का इंफ्रा का यूएस का बजट को अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया के बजट से, आपको कितना लगता है कितना ज्यादा होगा वहां का बजट? बराबर है। इंडिया में जो आने वाले 5 साल की रिपोर्ट है या जो एक्सपेक्टेशंस है कि इंफ्रा में एक्सपेंडिचर होगा, वो ऑलमोस्ट यूएस में पिछले 5-6 सालों में जो हुआ है उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। और यूएस इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है, आज के दिन डेवलप्ड इकोनॉमी है। इंडिया से 10 टाइम्स भी बड़ी हो सकती है उनकी जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है, मंथली जो उनके बजट का प्रेजेंटेशन होती है। बट इंडिया में इतना इंफ्रा पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये है इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी। तो हमारा फोकस हो जाएगा इसी ग्रोथ स्टोरी से रिलेटेड सारे स्टॉक्स पे, चाहे वो सीमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। इवन ऑफ लेटली सर्विस सेक्टर भी काफी अच्छा कर सकता है, बिकॉज हमारी इंडिया की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुकी है। सॉरी हाँ, मुझे फिगर्स बहुत पसंद आते हैं तो मैं नंबर्स बीच में बोलता रहता हूँ। 3.5 ट्रिलियन डॉलर में पहुंच चुकी है और पिछले 5 साल में जो बड़ी है इकोनॉमी उसमें 50% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। तो अगर पिछले 5 सालों में सर्विस सेक्टर का है तो आने वाले 5 सालों में भी ट्रेंड कंटिन्यू रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकती है। मतलब है कि यहाँ आनंद जी से हमें पता चल चुका है कि कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अब डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। ये मैंने मेरा ओपिनियन बताया, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, पर जो भी आप काम करें कन्विक्शन के साथ करिए, भरोसे पे भरोसा रखिए, काम सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी ऐसे भी आप जिस तरीके से बता रहे हैं वो एक तरह से समझ में आता है कि आपको जिन कंपनियों में पैसा लगाना है उसे स्टडी कैसे करना है, उसकी बैक स्टोरी कैसे समझनी है कि वो शायद आगे आने वाले दिनों में कितना ग्रो कर सकता है। ऐसे ही आप और भी, ये तो अभी आपने एक एग्जांपल से बता दिया, अदरवाइज अगर किसी को ये ऐसा कोई माहौल ना हो, कोई फेस्टिवल सीजन ना हो, अगर आज मुझे मन है कि हाँ मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की अपनी शुरुआत करूं, तो किस तरह के स्टॉक्स को पिक करूं और कैसे, उसके पीछे क्या रिसर्च होना चाहिए, किन किन चीजों को मुझे जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए? मैम इंडिया में ना जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से इंडिया का यूथ है, आज के दिन 26 साल के आसपास हमारी एवरेज एज है। तो इंडिया के लिए आने वाले 5 साल दिवाली दिवाली ही है, 10 साल दिवाली दिवाली है, हर दिन फेस्टिवल सीजन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी दिवाली किस दिन स्टार्ट करते हो। और इन्वेस्टमेंट की बात करें और ट्रेडिंग की बात करें, दो डिफरेंट एवेन्यूज हो गए। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां पे हमें म्यूचुअल फंड्स को चुन के अपने गोल से मैप करके फंड्स को सेलेक्ट करते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। जी ट्रेडिंग की बात करें, फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है पर टेक्निकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताएंगे कि कब एंट्री लेनी है। जी फंडामेंटल्स बताते हैं कि कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है। 4000 से ऊपर स्टॉक है, उसमें से फिल्टर करके फंडामेंटल्स आपको 50 से 100 स्टॉक्स लाके लिस्ट में खड़े कर देंगे। जी अब जो 50 से 100 स्टॉक्स आए हैं उसमें एंट्री कब लेनी है, कब बाय करना है, कब एग्जिट करना है, वो टेक्निकल्स आपको बताएंगे। ओके नो स्टॉक इज अ गुड स्टॉक, एवरी स्टॉक इज बैड। सारे के सारे खराब स्टॉक है जब तक उनका प्राइस बढ़ता नहीं है। जी तो हमें किसी भी स्टॉक से इमोशनली अटैच नहीं होना। फंडामेंटल फिल्टर्स लगाने, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे स्टॉक का एटलीस्ट 18% से ऊपर होना चाहिए, ईपीएस की ग्रोथ रेट 18% से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे कुछ फंडामेंटल फिल्टर्स लगा के फिर टेक्निकल बेसिस पे हमें उनका सिलेक्शन करना है और एंट्री और एग्जिट प्लान करना है। जी यहाँ आपने बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें तो म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी काफी तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें किस वाले में अगर हम स्टार्ट करें तो बेहतर होगा? ये डिपेंड करेगा आपकी सूटेबिलिटी के ऊपर। सूटेबिलिटी आपकी एज से डिसाइड नहीं होती है, आपके पर्सनल प्रोफाइल से डिसाइड होती है। अगर कोई 25 साल का जना है जो अकेला अपनी फैमिली को चला रहा है और उसको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है अगले पैसे की, मे बी 5 सालों में या 4 सालों में, तो उसकी सूटेबिलिटी थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाएगी। तो सूटेबिलिटी के बेसिस पे फंड डिसाइड होता है। पर एज अ बिगनर अगर हमें कुछ भी नहीं पता और हमें एडवाइजर को भी यूज नहीं करना, मैं तो कहता हूं कि अगर आपको श्री कृष्ण आपका एडवाइजर मिलता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको उसको भी यूज नहीं करना तो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी थोड़ा सा आपको होलिस्टिक व्यू देती है, एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो देती है, और इट कैन बी अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लेकिन वहीं अगर किसी को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो जहां बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहां पर डेफिनेटली रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो आप, लेकिन अगर कोई 30s के एज में हो, मतलब अंडर 30 हो, तो आप कौन से सेक्टर में उनको किस ब्रैकेट में आप उनको सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करने की? मैम देखिए, मैं तो जब टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो चार्ट मेरा लार्ज कैप में बन रहा हो चाहे स्मॉल कैप में बन रहा हो, सब आपके लिए बराबर है। जी मुझे पर्सनली
स्मॉल कैप पसंद आता है क्योंकि वहाँ पे आपका एक पोटेंशियल स्मॉल कैप का मिड कैप में जाने का पोटेंशियल बहुत हाई होता है। मोर देन दैट जो नया कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स आ गए हैं लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 स्टॉक आ चुके हैं मिड कैप, बाकी सब स्मॉल कैप है। मतलब इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो आपको स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो वहां पे हमारे लिए प्रोवाइडेड आपकी रिस्क एपेटाइट है और आप उस रिस्क को ले सकते हैं, माइंडसेट को मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ले सकते हैं, वो स्पेस मुझे बहुत पसंद आती है। ओके। जैसे अगर आजकल हम सभी से सुनते हैं कि एक रिटायरमेंट की एज वो सेट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना है, अगर कोई एक टारगेट हमने सेट किया हुआ है कि मे बी 40 इयर्स तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो क्या सबसे पहले किन किन चीज़ों में हमें पैसे लगाने चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? मैम फाइनेंशियल फ्रीडम की आपने बात बहुत अच्छी करी है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम हमारी फैमिली को प्रॉपर्ली इंश्योर्ड करें। जी। इंश्योरेंस का मतलब मैं ट्रेडिशनल प्लान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मुझे ट्रेडिशनल प्लान 1% भी पसंद नहीं आते, पर हाँ टर्म इंश्योरेंस जो आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है, अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा, वो आपको सबसे पहले लेने की प्लान करना चाहिए। सेकंड, जिस समय आप बिस्तर पे हो उस समय आपकी फैमिली को सपोर्ट करे हेल्थ इंश्योरेंस, वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए। थर्ड, रिटायरमेंट प्लान पे जाने से पहले भी इमरजेंसी फंड को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब आपका इस मंथ कितना एक्सपेंडिचर होता है, इनकम की मैं बात नहीं कर रहा, एक्सपेंडिचर हो सकता है 50,000 रुपए एक्सपेंस कर रहे हो पर मंथ के, मल्टीप्लाई बाय 6 महीने के जितना एक्सपेंडिचर आपके पास बैंक अकाउंट में एफडी में रहना चाहिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए। जी। इसके बाद आता है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की एसआईपी। हमारे यूजुअली आजकल सबके घर में 2 बच्चे होते हैं, आप अपना तीसरा बच्चा और ले लीजिए, वो है आपके लिए एसआईपी। जी। जितना आपने अपनी लाइफ में पहले 2 बच्चे पे खर्चा किया है, जितना अगर आपने थर्ड बच्चे पे खर्चा कर दिया, पहले 2 बच्चों पे आप सिर्फ इमोशनली अटैच रहेंगे, तीसरा बच्चा आपका फाइनेंशियल का पूरा ध्यान रख लेगा, आपका रिटायरमेंट का ध्यान वो रख देगा, बस आपको इतना एक्सपेंडिचर उस तीसरे बच्चे पे भी करते जाना है। जी। और आपका रिटायरमेंट प्लान मैंने रफली बता दिया आपका कैसे बन जाएगा, बहुत सिंपल है। जी। मैंने आपके कुछ पुराने वीडियोस भी देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि आप आईपीओ के बारे में भी काफ़ी बताते हैं और आपके कहना है कि उसके ज़रिए भी काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। हम समझना चाहेंगे क्या कंसेप्ट है और किस तरीके से उस के ज़रिए लोग पैसे कमा सकते हैं, या क्या आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है इसको लेकर? मैम आईपीओ में जो इनिशियल पब्लिक ऑफर नाम ही हमें बता रहा है कि कोई कंपनी पहली बार अपने स्टॉक्स को लेके मार्केट में आ रही है कि हमारे स्टॉक्स को आप ले लो, हम नई कंपनी है, उसको आईपीओ कहते हैं। ऑफ लेटली इसके रिलेटेड 2 सेग्रीगेटेड ओपिनियन हो चुकी है मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल खराब है क्योंकि ये आईपीओ है, यहाँ पे कंपनी का हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कि वो क्या करेगी, हमारे पास और स्टॉक्स अवेलेबल है। जी। पर हम पिछले 25 सालों से आईपीओ में काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए किसी की ओपिनियन से ज्यादा मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट है या पैसे आ रहे हैं मुझे, तो मैं हैप्पी हूँ। तो मुझे आईपीओ बहुत पसंद है बिकॉज उसमें पैसे बनते हैं, हमने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, पिछले 25 साल से पैसे बने हैं और अच्छी तरीके से बने हैं। मेन आती है स्ट्रैटेजी की बात, तो 2 स्ट्रैटेजी आती है। पहला होता है कि आप उस आईपीओ को आने के बाद बाय एंड होल्ड कर जाओ, मतलब वो आईपीओ के स्टॉक्स आए उसको लेके रखो, डिफिकल्ट पीरियड में भी रखो, अच्छे पीरियड में भी रखो, ये होती है पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी होती है लिस्टिंग इन की स्ट्रैटेजी, मैं फॉलो करता हूँ लिस्टिंग इन की स्ट्रैटेजी। उसका कारण क्या है? प्योर डेटा। मुझे सिर्फ मैथ समझ आती है, कुछ समझ नहीं आता इमोशन, मैं सिर्फ प्योर मैथ्स पे काम करता हूँ। जब हम पिछले 25 साल 20 साल का डेटा को एनालाइज करते हैं, अगर हमने किसी भी आईपीओ में जैसी वो लिस्ट हुआ है उसके पहले 15 मिनट के लो पे जो भी लो हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, जरूरत पड़े तो वापस देख लीजिएगा। जो भी हमारा लो होता है पहले 15 मिनट का, 50% तो हमें ऑलरेडी स्टॉक जैसे लिस्ट होता है पहले 2 मिनट में एग्जिट करना है, चाहे कुछ भी हो उसकी प्राइस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप एग्जिट हो चुके हो। बैलेंस 50% को अगर वो आईपीओ अच्छा है तो उसके पहले 15 मिनट के लो पे आपको ट्रेल करते जाना है, मतलब उसको ऊपर करते जाना है, वो आपका प्राइस लॉक इन हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 2 से 2.5 दिन में आपको पूरा प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बाय एंड होल्ड के अगेंस्ट में आपका रफली 5 से 6 गुना ज्यादा पैसा बना है। वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं अपने चैनल पे डेटा के साथ, प्योर डेटा। आप चाहेंगे तो मैं डेटा भी आपके लिए शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, आप पिन कमेंट पे या डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं वो डेटा। इस डेटा के बेसिस पे हम तो सीधा लिस्टिंग इन की स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है, ओपिनियन डजंट मैटर इन दिस मार्केट, व्हाट मैटर्स इज कि मार्केट क्या कर रहा है और स्टैट्स हमें क्या बता रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। जी, आपने इसको समझाते हुए आपने बताया कि स्टार्टिंग में 15% आपने बताया कि वो आपको 50% 100 स्टॉक्स आए आपके पास किसी कंपनी के, तो 50 स्टॉक को तो आपको जैसे ही लिस्ट हुआ पहले समय पे आपको एग्जिट करना है। देखिए इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बहुत लॉजिकल है मैम, क्योंकि जैसे ही कोई स्टॉक पहली बार मार्केट में आता है, एक बार उस जिन लोगों को डिमांड की रिक्वायरमेंट होती है उनकी डिमांड पूरी हो चुकी होती है मेजॉरिटी की,
तो आने के बाद मोर ऑफन देन नॉट वो थोड़ा सा टूटता है और कंसोलिडेशन के फेस में जाता है। जी। और वो कंसोलिडेशन के फेस के बाद 5 में से सिर्फ एक स्टॉक होता है जिसमें आगे और नई डिमांड आती है और वो बहुत बड़ा स्टॉक बन जाता है। पुराने नाम हमारे पास बहुत है, डीमार्ट की हम सब बात करते हैं, पर डीमार्ट के जैसे 10 स्टॉक और होंगे जो कंसोलिडेशन के फेस के बाद एकदम फेल हो गए, वो चले ही नहीं, उसमें डिमांड ही नहीं या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। वो रिस्क मुझे नहीं चाहिए। मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी का मैनेजमेंट टीवी पे आके क्या बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी होगी, आपको टीवी पे जाके कुछ बोलना है, आप क्या बोलेंगे कि मेरी जो कंपनी है उसके अगेंस्ट के कॉम्पिटिटर आ गए हैं, मेरा धंधा खराब होने वाला है, मैं बर्बाद होने वाला हूं, मेरे अगले 3 साल के लॉसेस होने वाले हैं, मुझे पता भी नहीं मैं सर्वाइव करूंगा नहीं करूंगा। ऑब्वियसली नहीं बोलेगा कोई भी, डेफिनेटली बड़ाई करेंगे, अच्छी चीजें बोले। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पर जितना हमने किया था उसको बहुत अच्छा हम बाउंस बैक करने वाले हैं, आपकी कंपनी आप अच्छा ही बोलोगे। डेफिनेटली। तो व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग डजंट मैटर टू मी, व्हाट देयर बैलेंस शीट इज सेइंग वो मेरे को मैटर करता है। भाई तुम प्रॉफिट दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात। जी। हो सकता है तुम सच कह रहे हो और मुझे बाद में स्टॉक थोड़ा सा महंगा लेना पड़ जाए, आई एम ओके टू पे दैट प्राइस। बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, मैं कुछ और ऑप्शन ले लूंगा जो अपने रिजल्ट्स को प्रूव कर चुका है। मैं किसी की ओपिनियन पे अपने हार्ड अर्न मनी को लगाने के लिए रेडी नहीं हूं। जी। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में, उसके अलावा आप ट्रेडिंग भी करते हैं। आपके पोर्टफोलियो को आपने कैसे डाइवर्सिफाई किया है, किस अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कितने परसेंटेज आपने किन चीज़ों के लिए रखे? मैम मेरे पोर्टफोलियो का एक अच्छा पार्ट रियल एस्टेट में भी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रहता है ऑलमोस्ट 30% के आसपास का। उसके अलावा बाकी सारा मेरा लिक्विड पोर्टफोलियो है। लिक्विड पोर्टफोलियो का 50% सीधा सीधा म्यूचुअल फंड्स में अपने गोल्स के लिए मैप्ड है। बैलेंस 50% मेरी स्टॉक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है, एज सिंपल एज दैट। और जो ट्रेडिंग है वो स्विंग ट्रेडिंग मेजॉरिटी होती है। जी। क्या आप क्रिप्टो करेंसी में विश्वास रखते हैं, क्या उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैम मैं क्रिप्टो करेंसी के लिए न्यूट्रल हूँ। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो स्टार्टिंग में उसमें दिक्कतें आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बर्बाद कर देगी, हमें अगेंस्ट में जाना चाहिए, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि यही फ्यूचर है, सब कुछ यही होने वाला है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं जस्ट वॉच कर रहा हूँ। अगर वॉच करते हुए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो चुके हैं, आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है अपनी इनकम से, आपके जितने गोल्स है, चाहे वो रिटायरमेंट के हो, चाहे बच्चे की एजुकेशन के हो, चाहे बच्चे की मैरिज के हो, चाहे आपकी कोई ड्रीम हो, वो सारी पूरी हो चुकी है और आप कुछ नए एसेट क्लास को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो 5% अपने पोर्टफोलियो का मैंने पर्सनली एलोकेट कर रखा है। जी। वो हाई रिस्क पोर्टफोलियो, मुझे पता है वहां पे दिक्कत भी आ सकती है, पर मैं उस रिस्क को समझते हुए जस्ट टू टेस्ट कि ये नई एसेट क्लास हमें कहाँ ले जाती है, वो करने की प्लान कर रहा हूँ। पर क्या सबको करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टच भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मंथली सैलरी फॉर एग्जांपल 20, 30, 40, 50,000 है, आपको सोचना नहीं चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बाकी को टेस्ट करने दो, प्रूव हो जाएगा, फिर हम बात कर लेंगे। जी। पर अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर की है और आपके पास वो रिस्क एपेटाइट है और माइंडसेट है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तभी ये आपके लिए एक एसेट क्लास है। मैं न्यूट्रल हूँ इसके लिए। जी। यहाँ पर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो आप सीए हैं, सीएफए है, सीएफपी है और एलएलबी भी है। इसके बाद भी आपने सोचा कि आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आए, आप जॉब में नहीं गए, आपने 35 लाख की, जो हमने शुरुआत में ही बोला, 35 लाख की आपने नौकरी छोड़ी। जर्नी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट की रही है बहुत लंबी, मुझे नहीं लगता है। कितने साल से आप कर रहे होंगे इसे? मैम इन्वेस्टमेंट मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, बिना घर वालों को पता है, तो उसको तो ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। उस समय तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जैसे आप एक नए बड़े टाउन में आते हैं, एक छोटे टाउन को छोड़ के। आप मैम दिल्ली से है तो शायद आप इस बात से कनेक्ट नहीं करेंगे, बट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो बी टाउन या सी टाउन से, छोटे गांव से हम जब बड़े शहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, तो वहाँ की लाइफस्टाइल एक अलग होती है। उसको मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर गई थी। ऑब्वियसली लॉस हुआ था, बल्कि भारी पड़ा था, पर तो जर्नी को काफी लंबा टाइम हो गया है। जी, लेकिन आनंद जी, वही मैं कह रही हूँ कि आपने जो इतनी सारी पढ़ाई की, उसके बाद आपने एक लंबा समय, इसका मतलब है, तय कर लिया है। इसके बीच में आपने कुछ सीखा भी होगा, कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी। कोई वैसा मिस्टेक हमारे व्यूअर को जरूर बताएं जो आपको लगता है कि ये अगर आज वो समझ जाएंगे तो वो आगे आने वाले दिनों में वो सेम मिस्टेक आपकी वाली रिपीट ना करें। मैम इसके लिए ना मिस्टेक की सबसे पहले बात करी जाए ना, मैंने जब जॉब छोड़ी थी पहले 6 महीने मैं भी परेशान हुआ था, क्योंकि 1 महीने कड़ा काम अच्छा कर रहे थे, बट जब हमें लगता था कि हम 2.5 लाख रुपए लूज कर चुके हैं या 3 लाख रुपए लूज कर चुके हैं, बोनस अलग, तो माइंड में प्रेशर आता है कि 1 महीना गया 3 लाख, 2 महीना गया 6 लाख, तो 6 महीने बाद ब्रेक मिला था, उसकी एक अलग स्टोरी कभी बात करेंगे। तो इनिशियली प्रेशर रहेगा जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे। जी। आपकी फैमिली और आपके मेजरली फैमिली फिर भी सपोर्ट कर जाएगी, आपके दोस्त आपके अगेंस्ट रहेंगे हमेशा, क्योंकि वो भी आपका शायद भला चाहते हो, बट उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि आउट ऑफ लीग जाके कोई काम कैसे कर रहा है। बिल्कुल। अपने विश्वास पे विश्वास रखो, वो आपके बहुत बड़े फॉलोअर या आपके बहुत बड़े वेल विशर हो जाएंगे बाद में, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए, सक्सेस आंसर ऑल क्वेश्चन। एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो सब आपके चाहने वाले भी बन जाएंगे और सब आपको सपोर्ट भी करेंगे।
मेरी अगर स्टॉक मार्केट की मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे पहले मिस्टेक थी, मैंने पेपर ट्रेडिंग को समझा था कि पेपर ट्रेडिंग अगर मैंने करी है तो मैं स्टॉक में भी जाके काम कर पाऊंगा। जी। नहीं कर पाएंगे। पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता क्योंकि हमारे इमोशन हमारे साथ नहीं होते हैं। तो यह है सबसे बड़ी मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक, मैंने अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लिए थे कई जगह पे। ऐसा नहीं कि अब मैं हमेशा ले लेता हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने 2 जगह स्टॉप लॉस नहीं लिए थे, उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट मैंने पे करी थी। मैंने ओपनली अपने चैनल पे उसको डाल भी रखा है, बिकॉज अगर मैं मेरी मिस्टेक की बात नहीं करूंगा तो मेरे पास हक नहीं है कि मैं अपनी सक्सेस वाली चीजों की बात करूं। तो स्टॉप लॉस मेंटेन ना करना एज अ ट्रेडर आपके लिए इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस आपके लिए, आप सोचिए ना, अगर हम पुराने समय पे चल जाते हैं, महाभारत के समय पे चल जाते हैं, पांडवों ने क्या किया जब वहां पे 64 चल रहा था, अगर वो स्टॉप लॉस लगा देते तो शायद महाभारत ही नहीं होती। जी। तो स्टॉप लॉस ना लगाना वो तो वही बात होगी कि जंगल चल रहा है, आप कहीं पे रोक ही नहीं रहे, जंगल को पूरा चलने दे रहे हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो ट्रेडिंग मत करिए। ये आपका इंश्योरेंस है। आपने फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री ली है जो जहां पे आग लग जाए तो बड़ा डेंजर हो जाएगा, तो आपने वहां पे फायर इंश्योरेंस ले लिया। क्या इसका मतलब ये है कि आप अगले दिन जाके अपनी फैक्ट्री में आग लगा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर वो इंश्योरेंस आप लेके रखेंगे। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आपको इंश्योरेंस होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना जरूरी है। हो सकता है स्टॉप लॉस सेट करने के बाद वापस से स्टॉक ऊपर चले जाए, फिर आप बोलो कि अरे आग तो लगी नहीं, मैं इंश्योरेंस क्यों लूं? इंश्योरेंस लेना जरूरी, क्योंकि जिस दिन आग लगनी होगी उस दिन आपको ये बचा लेगा। जी बिल्कुल। और वो आप जब बता रहे थे, डेफिनेटली आपके सक्सेस का एक बहुत मेजर पार्ट होता है मिस्टेक्स। तो वो मिस्टेक्स से अगर हम सीख लेते हैं तो हम और सक्सेसफुल हो पाएंगे। और आप जो बता रहे थे, हमने जितने कॉन्वर्सेशन की उसमें आप काफी अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देते हैं, और मुझे लगता है कि इसी के कारण जितने भी व्यूअर्स और आपके सब्सक्राइबर्स होंगे वो काफी कनेक्ट कर पाते होंगे। आप बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार एग्जांपल्स के साथ चीजों को समझा देते हैं, वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम करना चाहेंगे, और उसमें आपको मिनिमम वर्ड्स में उन सवालों के जवाब देने होंगे। डन मैम। जी। आप अपने आप को अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? पैशनेट। ओके। पैशन आपका किस चीज के लिए पर्टिकुलरली भी इस वक्त है? स्टॉक मार्केट के लिए, डिजिटल फैमिली के लिए। ओके। इसके अलावा अगर आप बैड मूड में होते हैं तो क्या करते हैं? वाइफ से बात करता हूँ, क्योंकि वहां पे बैड मूड रखने का ऑप्शन नहीं होता। ओके। फेवरेट बुक जो आप बताएं, या वैसे बुक जो जिससे आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली हो? रिच डैड पुअर डैड बहुत बेसिक बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, बट बहुत अच्छी है। उनकी लाइफ से मत जाइएगा, क्योंकि लाइफ में वो खुद अभी काफी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बुक इज ब्यूटीफुल। जी। यही मैं बीच में मैं जानना चाहूंगी, इसके अलावा कोई ऐसी बुक जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको हेल्प कर सके, वैसी बुक्स अगर आप रिकमेंड कर दें हमारे मैं कुछ बुक्स की बात करता हूँ। अभी तो मेरी खुद की बुक आ गई है, दैट इज ऑल्सो, हमने सीरीज स्ट्रैटेजीज की बात करी है। अगर पुरानी बुक की बात करें, रेमिसेंस ऑफ स्टॉक मार्केट हो गई, हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट हो गई, ये कुछ ऐसी बुक्स है। साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई। ये 3 ऐसी बुक्स हो सकती है जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जी। और आप अपनी बुक के बारे में बता रहे हैं, वो भी हमारे व्यूअर्स को जरूर बता दें। उस बुक में आपने किन चीजों को कवर किया? दैट इज अ प्योर कॉल टू एक्शन बुक। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे बुक है, सिर्फ उनके लिए जो स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम की लिमिट कम है, उनके लिए वो बुक है सिर्फ। जी। इसके अलावा अगर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पे देखते हैं, या खुद को कहाँ पाते हैं? मैम, जो मैं कर रहा हूँ शायद उससे कुछ इंप्रूव्ड वर्जन रहूंगा। जो कर रहे हैं वहां से शायद लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, पर काम कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा रहेगा। और सच बोला जाना, जिस फील्ड में हम हैं, यूट्यूब या डिजिटल मीडिया, हमें भी नहीं पता 2 साल में क्या होगा, क्या चेंज हो कुछ जाएगा। आइडिया नहीं है मैम। हो सकता है मैं अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं किया तो इररिलेवेंट रह जाऊं, तो मेरे लिए अपने आप को इंप्रूव करने का वहां पे समय आ जाए। हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि हम अपने आप का सर्कल चेंज कर दे या फिर हमारा डायरेक्शन चेंज कर दे। तो आई थिंक लाइफ इज अनसर्टन। 5 इयर्स गोल है कि जहां हम आज है उससे बहुत ज्यादा 100 टाइम बेटर और इंप्रूव्ड पर्सनालिटी बने। जी। अगर आपको कोई ये पावर दे दे कि आप समय में पीछे जाएं और कोई वैसे समय को आप बदलना चाहें जिससे आपको लगता है कि आपकी अभी की लाइफ और बेहतर हो जाएगी, तो वो कौन सा ऐसा इवेंट या इंसिडेंस होगा? मैम, मेरे हिसाब से जो कर नहीं सकते वो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ रिग्रेट आता है। तो आई थिंक जो लाइफ ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है। और जब मैं कई बार ऑफ लेटली अभी रुक के सोचता भी हूँ, एक बार ठहर के सोचता भी हूँ, हम क्या कंपटीशन में रहते हैं। अभी रिसेंटली कल ही हमारा डिस्कशन हो रहा था कि एक बार मैं थोड़ा सा जोन आउट हो गया था। मैं सोच रहा था कि हम ठहर के सोचे थे कि हमने 5 साल पहले क्या सोचा था, क्या हमारे गोल्स होंगे 20 साल के लिए। तो अब लगता है कि लाइफ ने ऊपर वाले का चमत्कार है जिसको नमस्कार हो रहा है अभी। तो चमत्कार के पीछे किसी का आशीर्वाद है। हम कंपटीशन में लगे हैं कि नंबर हो गया, मनी हो गया, फेम हो गया, मार्केट हो गया, हर चीज़ के नंबर में लगे हैं। पर जितना शायद मैं डिजर्व करता था उससे ज़्यादा मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो मैं तो कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगा। शायद मैं चेंज करूँगा तो शायद जहाँ मैं आज हूँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब
क्या बेटर होता बुरा होता मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि जब भी लाइफ में आपको एक लेवल से ऊपर मिले वो सिर्फ चमत्कार की वजह से होता है। जी, वो मतलब है चमत्कार कि चलने दो। मतलब है कि आप अपने पास से भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आप उसी ने आपको आज यहाँ पर पहुंचाया है। 100% बिल्कुल। मैम। बुरे इंसिडेंसेस बहुत हुए, पर शायद उसी की वजह से जो हम आज है वो बन पाए हैं, या फिर जो हम कल बनना चाह रहे हैं वहां तक पहुंच पाएंगे। जी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहा अभी तक? खुद पे। मैं बहुत गंदा स्पीकर था। 8th में आई स्टिल रिमेंबर कि हमें क्लास में बोला गया था कि जाइए, एक हिंदी की हमें बुक दे दी थी और कहा था कि इस बुक के पेज पढ़ लो। आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, पेज पढ़ लो। मेरे हाथ यूं यूं कांप रहे थे। मैं जब रास्ते में जा रहा था, मेरा एक बहुत प्यारा फ्रेंड है, अभी भी हम कनेक्ट में है, शिव रतन सिन्हा एग्जैक्ट नाम है, और उसने मेरे को हाथ पकड़ा, मेरे हाथ ठंडे हो रखे थे, मैं ऐसे कांप रहा था, मैं बोल नहीं सकता था वहां पे। तो ये मेरा इतना डर था। इसको कैसे मास्टरी करा फियर आपने? को फेस करते चलो। मेरे पापा ने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे को बार बार प्लेटफॉर्म्स दी कि जाके बोल, कुछ नहीं गलत बोलेगा बोल, गंदा बोलेगा बोल। हर बार हाथ कांपते थे। आई स्टिल रिमेंबर 12th तक मेरे हाथ कांपते थे। 12th में आई वाज हेड बॉय। 6-7 स्पीचेस दी, हर बार एकदम 5-5 6-6 पेज की स्पीचेस को रेडी करके जाते थे। स्टेज पे शायद आधा पेज बोल के भाग के आ जाते थे। तो वो एक जर्नी होती है, जब आप अपने फियर को फेस करते हो तो वहां पे इंप्रूव होते जाते हो। जी, कोई ऐसे आपके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर जिनको आप भी लुक अप करते होंगे? मैम बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मेरे को लेवल और एडवाइजर बहुत पसंद है, बिकॉज उनका कंटेंट इनोवेटिव होता है। वो मेरे गुरु भी है, बिकॉज वो मुझे कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं, और वो सिर्फ मुझे नहीं, वो सबको गाइड करते हैं। ओके। इवन जैसे प्रांजल है, प्रांजल का कंटेंट और स्टाइल मेरे से बिल्कुल अलग है। प्रांजल बिल्कुल अलग बात करता है, मैं बिल्कुल अलग बात करता हूँ, बट वही हमारी अच्छी बात है कि हम दोनों एक दूसरे की स्टाइल को रिस्पेक्ट करते हैं। रचना मैम होगी, राज शमानी इज अ ब्यूटीफुल स्पीकर एंड ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड, जो मेरे को बहुत हेल्प करता है। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, तो काफी सारे लोग हैं, लिस्ट बड़ी होगी मेरी। जी, आपके लिए पैसा क्या मीन करता है? बहुत कुछ। इट किल्स 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम। इट्स लाइक डेटॉल। ओके। आपकी हॉबी क्या है? टीटी खेलना, बुक्स रीड करना, और क्रिकेट और बैडमिंटन। अगर आप यूट्यूबर नहीं होते, आप ट्रेडर नहीं होते, तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? स्टॉक मार्केट में रहता मैं प्रोबेबली फंड अगर आपके मैनेजर पास होता। ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या था? मैम मैंने इसके अलावा कभी सोचा नहीं। मे बी शायद टीटी प्लेयर, बिकॉज टीटी में अच्छा खेलता हूँ, और लेवल्स पे भी खेल चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर अंतिम सवाल मेरा बस ये होगा कि आपने इतनी सारी पढ़ाई की, फिर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की, आपकी अपनी खुद की फैमिली है, क्या आपको कहीं डिफिकल्टी लगती है कि इन सब चीज़ों के बीच में आप अपने फैमिली पर शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं? 100%। और देखिए, लाइफ में सब कुछ टिक नहीं हो सकता। हम सोचे मेरी हेल्थ भी बिल्कुल सही रहे, मेरे को पास पैसा भी हो, मेरे पास फेम भी हो ना, सब कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आई थिंक मेरी फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर रही है, उन्हें ये बात अच्छे से पता है, बिकॉज मेरे सपने थोड़े से है कि यार जो करे अच्छा करे, कुछ ना कुछ नया करते रहे, भागते रहे लाइफ में। तो कॉम्प्रोमाइज तो हो रही है, एंड आई विल बी वेरी ट्रू अबाउट इट। फैमिली सपोर्टिव है तो शायद हम बहुत अच्छे से संतुलन रख पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी वाइफ से साथ काफ़ी समय हो गया है, मैंने संडे ब्रेक नहीं लिया है, बिकॉज वीडियोज रहते हैं और वो पैशन है। अब उसने एडजस्ट किया तो ठीक है। मम्मी पापा की बात करें तो मैं 5-5 दिन हो जाते हैं सेम घर में, सेम बिल्डिंग में, एक फ्लोर, वो नीचे मैं ऊपर हूँ, हमारी बात नहीं होती, बिकॉज कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं बिजी है, कहीं स्टक है। दादा दादी से बात करने की इच्छा होती, दादाजी बोल देते हैं कि अरे बेटा तू आया नहीं, बात ही नहीं कर रहा आजकल। मैं क्या करूँ, मैं भी इधर उधर कहीं स्टक हूँ। जी, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपके फैमिली मेंबर्स का भी, क्योंकि उन्होंने आपको ये जो स्पेस दिया है, इसी के कारण आप इतने अच्छे कंटेंट बना रहे हैं और हमारे व्यूअर्स तक वो नॉलेज पहुँचा पा रहे हैं। तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो अनंत जी को इतना समय दे रहे हैं और उनको इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को, साथ ही स्टॉक से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आई एम वेरी श्योर आप बहुत जल्दी 10 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत डाइवर्स कंटेंट बनाया और बहुत प्यार से बना रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर फाइनेंशियली लिटरेटिंग ऑल ऑफ अस एंड फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। और भी ऐसी ही कंटेंट क्रिएटर से मुलाकात के लिए हमारे चैनल बिज़ तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, कैसे प्लानिंग करें, इसके बारे में जानकारी मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।